फ्रेंड्स, ISPCS के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस प्लेटफॉर्म पे पॉलिटी की घटना चक्र की सीरीज़ स्टार्ट हुई है, जिसमें हम लोगों ने कुछ चैप्टर्स कर लिए हैं। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे आपको जो भी नोट्स मिलेंगे वो एकदम शॉर्ट और क्रिस्प होंगे, जिसकी हेल्प से आप रिवीजन कर सकेंगे। ठीक है, मतलब मल्टीपल टाइम्स अगर आप इन वीडियोस को देखेंगे तो इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। ये जो वीडियो है ये सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन के पर्पज़ से बनाई गई है और इसमें कई सारे वैल्यू एडिशन भी किया गया है, जैसे ल्यूसेंट से भी इसमें कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं। ठीक है, घटना चक्र के साथ साथ। तो ये सीरीज़ आपको हेल्प करेगी आगामी परीक्षाओं में, जैसे कि RO के एग्ज़ाम में, UPSSC पेट और UPPCS 2024 के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। तो आप लोग इसको देखिए और फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। तो जो हमारा भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है उसको सारनाथ में जो अशोक ने सिंह स्तंभ बनवाया था, सारनाथ में जो अशोक ने सिंह स्तंभ बनवाया था उसके शीर्ष भाग से लिया गया है राष्ट्रीय प्रतीक को। ठीक है, कब इसको स्वीकार किया गया था? 26 जनवरी 1950 को इसको स्वीकृत किया गया। ठीक, प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। और ये सत्यमेव जयते लिया कहाँ से गया है? मुंडकोपनिषद से। ठीक, तो बस इसमें आपको कुछ फैक्ट्स जो है फैक्ट्स ही हैं इसमें, तो आपको जो फैक्ट्स हैं उसको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय प्रतीक से रिलेटेड आपको 3 फैक्ट याद रखना है। पहला फैक्ट है कहाँ से लिया गया है, कब स्वीकृत किया गया है और क्या लिखा है उस पर। ठीक है, चलिए दूसरा है राष्ट्रीय ध्वज। अब अगर हम लोग राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो जो राष्ट्रीय ध्वज है, इस राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अगर अनुपात देखा जाए, क्योंकि ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात देखेंगे तो कितना है? 3:2। ठीक, ऐसे होता है लंबाई और चौड़ाई 3:2। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें 3 पट्टी होती है उस पर। ठीक, 3 पट्टी होती है, तो अगर हम लोग 3 पट्टियों की बात करेंगे तो कौन कौन सी पट्टी है? एक होता है केसरिया रंग, एक श्वेत रंग और एक हरा रंग। केसरिया रंग किसका प्रतीक होता है? साहस का। श्वेत यानी जो सफ़ेद रंग होता है वो शांति और सच्चाई का प्रतीक होता है। इसके अलावा जो हरा रंग है वो उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक होता है। ठीक, तो ये तीनों चीज़ें भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि बीच में एक नीला चक्र होता है जिसमें 24 तीलियाँ होती हैं, ये न्याय का प्रतीक होता है। ठीक, अब इसको कहाँ से लिया गया? इसको भी अशोक का जो सारनाथ का सिंह स्तंभ है उस पे जो चक्र बना है उस चक्र से इस नीले चक्र को लिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, इस पे 24 तीलियाँ होती हैं। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे कि संविधान सभा में सबसे पहले इस राष्ट्रीय ध्वज को किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने प्रस्तुत किया था? हंसा मेहता जी ने। ठीक, और इसको स्वीकृति कब मिली थी? 22 जुलाई 1947 को। ठीक, फिर कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने BN खरे की अध्यक्षता में, ठीक है, BN खरे की अध्यक्षता में ये घोषणा की थी कि संविधान का अनुच्छेद 19 पार्ट 1A, इसके तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। ठीक, मूल अधिकार है मतलब इसको हमसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है। उसके बाद ये भी आपने देखा होगा कि जब राष्ट्रीय शोक होता है, ठीक है, राष्ट्रीय शोक होता है, ठीक है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति जी या पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, जब इनकी मृत्यु होती है तो राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट है कि जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको तैयार किसने किया था? तो इसको तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। ठीक है, पिंगली वेंकैया जी ने राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया था। नेक्स्ट क्या है इसमें कि जो हमारा झंडा गीत है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी रचना किन्होंने की थी? तो श्यामलाल प्रसाद गुप्ता ने। ठीक है, श्यामलाल प्रसाद गुप्ता जी ने झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये जो प्रसिद्ध झंडा गीत है इसकी रचना की थी। तो ये सारे फैक्ट्स किससे रिलेटेड थे? राष्ट्रीय ध्वज से।
ठीक। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रगान की। राष्ट्रगान को, जैसा आप सभी को पता है कि राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक, इन्होंने बांग्ला भाषा में इसको लिखा था। ठीक है, हमारा राष्ट्रगान क्या है, जनगण मन। इसको किन्होंने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बांग्ला भाषा में। कब स्वीकृति मिली थी इसको, 24 जनवरी 1950 को। ठीक, इसको पूरा कितना समय लगता है इसके गायन में, 52 सेकंड का। ठीक, अच्छा, सबसे पहले कब इसको गाया गया था, तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1911 में, तो पहली बार इसको गाया गया था। लेकिन स्वीकृति कब मिली थी राष्ट्रगान के रूप में, 24 जनवरी 1950 को। ठीक, अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रगीत। ठीक, हमारा राष्ट्रगीत क्या है, वंदे मातरम। ठीक, वंदे मातरम, इनको कब स्वीकृति मिली थी, इनको भी 24 जनवरी 1950 को स्वीकृति मिली थी। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है, तो एक उपन्यास है, उस उपन्यास का नाम है आनंद मठ, और उस उपन्यास के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है आनंद मठ, उसी आनंद मठ से वंदे मातरम को लिया गया है। ठीक, अब बात उठती है कि इसको पहले कब गाया गया था। जैसे अभी हम लोगों ने देखा ऊपर कि जो राष्ट्रगान था उसको कब गाया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में। ठीक, राष्ट्रगीत को कब गाया गया था पहली बार, तो 1896 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तब उस टाइम पे राष्ट्रगीत को पहली बार गाया गया था। ठीक है, हाँ, एक और ये वाली लाइन देखिए कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अभी हमने ऊपर देखा कि जो राष्ट्रगान है वो जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। ठीक है, वैसे ही जो राष्ट्रगीत है उसको गाने के लिए किसी को भी बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक, अब देखिए एक और कुछ और फैक्ट देखते हैं। इसमें ये लिखा है कि भारतीय संसद का जो अधिवेशन होता है, ठीक, वो प्रारंभ होता था किससे, प्रारंभ होता है जनगण मन से, और समापन किससे होता है, वंदे मातरम से। ठीक, मतलब जब स्टार्ट होता है अधिवेशन तो जनगण मन से, मतलब हमारे राष्ट्रगान से, और समापन होता है किससे, राष्ट्रगीत से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 4 चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। राष्ट्रीय प्रतीक, ठीक है, भारत के सारे राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत। अब है राष्ट्रीय कैलेंडर। तो राष्ट्रीय जो कैलेंडर है हमारा वो किस पे आधारित है, शक संवत पे। ठीक है, ये आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, किस पे आधारित है, शक संवत पे आधारित है। कब स्वीकृति मिली थी इसको, 22 मार्च को। ठीक है, इसको स्वीकृति कब मिली थी, 22 मार्च को। ठीक, इसका जो पहला माह होता है वो कौन सा होता है, चैत्र का होता है, और अंतिम जो माह होता है वो, मतलब चैत्र से ये शुरू होता है और फाल्गुन पे जाके ख़त्म होता है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ और अन्य चीज़ों को। ठीक है, जिसमें से हमारा जो राष्ट्रीय पुष्प है वो क्या है, राष्ट्रीय पुष्प है कमल, राष्ट्रीय पक्षी है मयूर, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय नदी कौन सी है, हमारी गंगा नदी। और कब इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, 4 नवंबर 2008 को। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन, जिसको 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। और हमारा जो राष्ट्रीय विरासत पशु है वो है हाथी। ठीक, तो आज की क्लास छोटी थी, कम टाइम की थी, क्योंकि ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, इसमें सिर्फ आपको फैक्ट्स याद करने हैं और ये फैक्ट्स आपको काम आएगा। ठीक है, हो सकता है कि चूँकि अब देखिए यूपीएससी जो प्रीलिम्स का पेपर है वो भी अब थोड़ा थोड़ा फैक्ट्स पूछने लगा है, तो हो सकता है कि कई सारे स्टेटमेंट देख के आपको इनमें से कोई एक स्टेटमेंट मिल जाए। ठीक, तो इस क्लासेस को आप देखिएगा, उसके बाद PYQ जाके लगाइएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू।